बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था एमडी कैट के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हम दो चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स और चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया। उसमें हमने एमडी कैट के पास्ट एमसीक्यूज़ को भी देखा और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो जो आज हम बनाने लगे हैं, इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 जो इंजाइम वाला चैप्टर है, इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एम कैट की एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे कि पास्ट पेपर्स में जो एमडी कैट के एमसीक्यूज़ आ चुके हैं उनको भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम एमसीक्यूज़ शुरू करने लगे हैं, आप ये कह सकते हैं ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ होंगे जो एमडी कैट के पेपर में आ सकते हैं। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने अपना आंसर अपने माइंड में रख लेना है। तो हम बाकायदा तौर पे चैप्टर नंबर 3 इंजाइम्स वाला जो चैप्टर है उसके एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का जो सिलसिला है उसको हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जी, इंजाइम वाले चैप्टर का जो पहला एमसीक्यूज़ है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक बात मैंने पहले भी कर दी है और दोबारा फिर कर रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ थोड़े से कंसेप्चुअल भी होंगे। आपने अपना जो आंसर है अपने माइंड में रखना है और उसके बाद जब मैं आंसर कर दूँ उसको अपने आंसर के साथ क्या कर लेना है, मैच कर लेना है। तो अगर हम पहले एमसीक्यूज़ की बात करें, इफ़ इंजाइम स्टॉप देयर फंक्शन, अगर इंजाइम क्या करें, अपना फंक्शन रोक स्टॉप कर लें, देन बायोकेमिकल रिएक्शन वुड, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या बी स्लो डाउन हो जाएगा, नॉट अफेक्टेड कैरिड आउट एट फास्टर रेट। तो देखें, अगर इंजाइम अपना काम रोक लेंगे तो ओबियसली जो रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं होगा, ना ही इफेक्टेड होगा और ना ही कैरिड आउट फास्ट रेट होगा, बल्कि जो रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा। उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर इंजाइम एक्सेप्ट, इनमें से जितने भी हैं वो क्या हैं, ट्रू हैं, एक के अलावा जितने भी पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है जी, इज़ आ ग्लोबुलर प्रोटीन, इंजाइम क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो आप लोग जानते हैं कि इंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन ही हैं। बी ऑप्शन है इंक्रीज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इंजाइम जो हैं वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को। रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर रिएक्शन, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये क्या करते हैं, अब इस चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपके माइंड में एक आंसर आया होगा, आप सोच रहे होंगे तो इसका क्या ऑप्शन होगा। आपको पता है ग्लोबुलर प्रोटीन है, रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर रिएक्शन, ये भी ठीक है, सी ऑप्शन भी ठीक है, डी ऑप्शन भी ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन है, इंक्रीज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आपको पता है जो इंजाइम है लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। उसके बाद है इंजाइम कैटालाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इंजाइम कैटालाइज करते हैं सब चीज़ों को एक के अलावा। डाइजेशन, बी ऑप्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन, सी ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस और डी ऑप्शन है ब्रीथिंग। तो देखें, डाइजेशन में भी इंजाइम यूज़ होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में भी इंजाइम यूज़ होते हैं जिसके इंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। फोटोसिंथेसिस में भी इंजाइम यूज़ होते हैं जिसके इंजाइम ऑर्गेनेलिज के अंदर मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ब्रीथिंग एक ऐसा अमल है जिसके अंदर इंजाइम यूज़ नहीं करते, या ब्रीथिंग को कैटालाइज करने के लिए इंजाइम की ज़रूरत नहीं होती। तो एमसीक्यू नंबर 4 है, द रिएक्शन टेक प्लेस इन स्मॉल पार्ट ऑफ इंजाइम, इंजाइम की जो स्मॉल पार्ट होता है वहाँ पे जो रिएक्शन वकूफ़ पजीर हो रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। वैसे आपको आंसर इसका नज़र नहीं आ रहा बिकॉज 2 ऑप्शन जो हैं वो क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, 2 ऑप्शन शो नहीं हो रहे, तो हम उसको क्या करते हैं, मूव करवाते हैं जी। तो इस एमसीक्यूज़ का क्या आंसर होगा, ए ऑप्शन है जी एलोस्टेरिक साइट, बी ऑप्शन है ग्लोबुलर साइट और सी ऑप्शन है रिएक्टिव साइट, डी ऑप्शन है एक्टिव साइट। तो आपको पता है जो स्मॉल पोर्शन होता है जहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। उसके बाद है द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी द डैश रिएक्शन विल बी, जी इस एमसीक्यूज़ का क्या आंसर होगा कि फास्टर रिएक्शन विल बी, मॉडरेट रिएक्शन विल बी, स्लोअर रिएक्शन विल बी, बोथ ए एंड बी। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी एंड द फास्टर रिएक्शन विल बी,
ये क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे और रिएक्शन का रेट क्या करते हैं, उसको फास्ट करते हैं। उसके बाद है को एंजाइम आर क्लोजली रिलेटेड टू, जो को एंजाइम है वो क्लोजली रिलेटेड किसके हैं, हार्मोन्स के, एंटीबॉडीज़ के, इनहिबिटर्स के, विटामिन के। तो को एंजाइम किसके रिलेटेड हैं, ये अगर आपने पढ़ा है तो आपको ओबियसली एमसीक्यूज़ इस एमसीक्यूज़ को एंजाइम की डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जांपल बताई गई होगी। एफएडी, एनएडी, विटामिन और एटीपी, ये क्या हैं, बेसिकली क्या हैं, ये को एंजाइम हैं। ये सारे उसके रिलेट करते हैं, हार्मोन, इनहिबिटर्स और एंटीबॉडीज़ ये को एंजाइम के क्लोजली रिलेट नहीं करते। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी रिजल्ट इन, जब विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेसिकली इस की डेफिशिएंसी से एक क्या डिजीज़ हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं, बेरी बेरी बोल देते हैं। ठीक है, अगला एमसीक्यूज़ है द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल दैट जॉइन विद एंजाइम अल्टरिंग द शेप एंड मेकिंग देम फंक्शनल। ऐसा ग्रुप एटम या एटम का ऐसा ग्रुप और मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं एंजाइम के साथ और एंजाइम की शेप को क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं एंड उनको बनाते हैं फंक्शनल। किसके लिहाज से, सबस्ट्रेट, प्रोथेटिक ग्रुप, को एंजाइम, को फैक्टर। तो इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट आंसर क्या होगा, बेसिकली ये को फैक्टर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, क्या हैं, को फैक्टर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी एटम के साथ, बेसिकली ये एटम हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम के साथ मिलते हैं और अल्टर कर देते हैं उनकी शेप को और उनको बनाते हैं फंक्शनल। उसके बाद है इफ़ द को फैक्टर इज़ नॉन प्रोटीन पार्ट लाइक मेटेलिक आयन, अगर वो नॉन प्रोटीन पार्ट हो और मेटेलिक आयन हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो ओबियसली इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटर। और ये बात याद रखिएगा, ये जो एक्टिवेटर है ये नॉन प्रोटीन पार्ट तो है ही जिसको को फैक्टर हमने बोला, लेकिन ये इनऑर्गेनिक को फैक्टर है, ये भी याद रखना है आपने। उसके बाद है नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर एंड डिटैचेबल। अब नॉन प्रोटीन पार्ट हो लेकिन ऑर्गेनिक इन नेचर हो और डिटैचेबल हो, जिसको डिटैच करवाया जा सके, तो इस एमसीक्यूज़ का क्या आंसर होगा, ये भी आप लोगों ने बताना है। इसका क्या आंसर होगा, जो डिटैचेबल हो, एक्टिवेटर, को एंजाइम, को फैक्टर या प्रोथेटिक ग्रुप। नॉन प्रोटीन पार्ट हो तो एक्टिवेटर तो हो नहीं सकता, को फैक्टर तो ये डेफिनेशन है ही नहीं उसकी। अब दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, एक है को एंजाइम और एक है प्रोथेटिक ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, को एंजाइम। बेसिकली को एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये ऑर्गेनिक इन नेचर है और डिटैचेबल है। प्रोथेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक इन नेचर है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, लेकिन डिटैचेबल नहीं है, बल्कि ये एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, को एंजाइम। अगला ऑप्शन है द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ। अब कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है उसका जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ। किस चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ाने से उसका जो इफेक्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये अगर आपने फैक्टर्स पढ़े हैं एंजाइम के मुतालिक तो आप फौरी बगैर सोचे समझे आंसर कर देंगे कि अगर हम सबस्ट्रेट की अमाउंट में या उसकी कंसंट्रेशन में इजाफा कर देते हैं तो जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसका जो इफेक्ट है उसको क्या किया जा सकता है, न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ सक्सीनेज डीहाइड्रोजिनेज इज़ एडिड बाय। इसको ये जो एंजाइम है बेसिकली सक्सीनेज डीहाइड्रोजिनेज, इसके फंक्शन को हेल्प आउट किया जाता है, किसके ज़रिए किया जाता है, NAD प्लस के ज़रिए, मेटल आयन के ज़रिए, FAD के ज़रिए या विटामिन के ज़रिए। तो ये बात याद रखिएगा, इसकी जो फंक्शनिंग है सक्सीनेज डीहाइड्रोजिनेज की, तो इसको एडिट किया जाता है किसके ज़रिए, FAD के ज़रिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। उसके बाद है प्रोथेटिक ग्रुप R। अब ये बात आ गई प्रोथेटिक ग्रुप की, क्या मेटेलिक आयन दें, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दें या रेडिकल दें। तो आपको पता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो है नहीं, मेटेलिक आयन भी नहीं है,
क्योंकि जो मेटेलिक आइंस है वही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और रेडिकल भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो प्रोथेटिक ग्रुप हैं वो क्या हैं? वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। वो क्या हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की। जी, मोस्ट ऑफ द इंजाइम्स आर, जी इसका क्या आंसर होगा? ज़्यादातर जो इंजाइम हैं वो हैं क्या? अटैच्ड विद ऑर्गेनेलीज इन साइटोप्लाज्म, फ्री फ्लोटिंग, या लास्ट ऑप्शन है इन कॉन्जुगेट फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोस्ट ऑफ इंजाइम्स आर अटैच्ड विद ऑर्गेनेलीज। ये याद रखिएगा, ज़्यादातर जो इंजाइम हैं वो क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं किसके साथ? ऑर्गेनेलीज के साथ। उसके बाद है इंजाइम रिलेटेड टू फैटी एसिड ऑक्सीडेशन आर प्रेजेंट इन। अब फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के जो इंजाइम हैं वो किसके अंदर मौजूद होते हैं? तो आपको पता है ये सारा रिलेटेड है, रेस्पिरेशन के रिलेटेड है। तो इसका आंसर आपने समझ जाना है अब कि इसके एंजाइम कहाँ होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या न्यूक्लियस में। तो ऑब्वियसली ये जो फैटी एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है, ख़ास तौर पे बीटा फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ये किसके अंदर हो रही होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। उसके बाद है ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर द पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज की जो ऑप्टिमम पीएच है वो कितनी है? इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा स्कैम करना है इसको आपने। 9.00, ठीक है। उसके बाद है इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय। जो इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। किसके ज़रिए? कोफैक्टर के ज़रिए, को इंजाइम के ज़रिए, कैटालाइटिक साइट के ज़रिए, और बाइंडिंग साइट के ज़रिए। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर आपको पता है किसके ज़रिए किया जाता है? ईएस कम्प्लेक्स को जो एक्टिव साइट में जो पार्ट होता है कैटालाइटिक साइट, उसके ज़रिए क्या किया जाता है? ईएस कम्प्लेक्स को, इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश दैट ईच इंजाइम हैड अ पर्टिकुलर शेप इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट एग्जैक्टली। जी इसका क्या आंसर होगा? कोशलैंड, रॉबर्ट विटाइकर, ईमेल फिशर, या माइकल मेंचन। तो आपको पता है ये जो इंजाइम है उसकी पार्टिकुलर शेप है जिसके अंदर ये जो सबस्ट्रेट है वो आके फिक्स होता है। तो ये बात किसने की थी? ये बात की थी, आपको पता है, लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक यही होता है कि इंजाइम की एक पार्टिकुलर शेप है जिसके अंदर सबस्ट्रेट आके क्या होता है? अटैच होता है। तो ये लॉक एंड की मॉडल को किसने प्रपोज किया था या प्रपोज किया था? ईमेल फिशर ने। कब किया था? 1890 के अंदर। उसके बाद है द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज हायर देन इंजाइम देन द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी। अगर इंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो? ज़्यादा हो किसकी निस्बत? इंजाइम की निस्बत। तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रिमेन कांस्टेंट, या वेरिएबल। तो इस आंसर का इसका क्या आंसर होगा? अब आपको पता है एक हद तक, एक वैल्यू तक जो एंजाइम की कंसंट्रेशन या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में इजाफे से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। लेकिन जब कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की हायर हो जाती है, तो एक टाइम के बाद जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ये भी फैक्टर वाले एमसीक्यूज में से है। उसके बाद है ऑप्टिमम पीएच ऑफ इंटेरोकाइनेज। अब इंटेरोकाइनेज की जो ऑप्टिमम पीएच है ये कौन सी है? स्लाइटली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, स्लाइटली बेसिक है, या स्लाइटली हाईली बेसिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको पता है ये जो ऑप्टिमम पीएच है किसकी की? इंटेरोकाइनेज की। ये क्या होती है? स्लाइटली एसिडिक होती है। ये क्या होती है? स्लाइटली एसिडिक होती है। उसके बाद है एलोस्टेरिक इंजाइम हैव डैश मेजर साइट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? जो एलोस्टेरिक इंजाइम्स होते हैं, ऐसे इंजाइम जिनके पास एलोस्टेरिक साइट मौजूद होती है। द साइट ऑन इंजाइम अदर देन दी एलोस्टेरिक साइट और कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। और जिन इंजाइम के पास एलोस्टेरिक साइट होगी उन इंजाइम को एलोस्टेरिक इंजाइम बोलेंगे। और उन एंजाइम के पास जो मेजर साइट है वो कितनी होती हैं? 1, 2, 3 या 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली दो एलोस्टेरिक एंजाइम है 2 मेजर साइट। अब 2 मेजर साइट कौन कौन सी होती हैं? ओबियसली एक इनके पास एलोस्टेरिक साइट होती है, मसलन ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम, तो ये इसकी ये वाली जो साइट है ये एलोस्टेरिक साइट है।
और ये इसकी क्या है, एक्टिव साइट है। तो एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तो एंजाइम के पास क्या होंगी, दो साइड मौजूद होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड इज अफेक्टेड बाय अ चेंज इन पीएच। कौन सा इनमें से प्रॉपर्टीज़ है जिसको जो चेंज होता है पीएच चेंज करने से। ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड, एटोमाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, रिडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड, आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अगर आपने फैक्टर पढ़े हैं और पीएच को पढ़ा है तो मेरे आंसर बताने से पहले आप बता देंगे कि जब पीएच के अंदर चेंज लेके आएंगे तो ऑब्वियसली जो आयोनाइजेशन है किस चीज़ की, अमाइनो एसिड की जो आयोनाइजेशन है वो होना शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से अमाइनो एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, अफेक्टेड हो जाती हैं। उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर चेंज फ्रॉम 30 to 40 डिग्री इन ह्यूमन बॉडी विल बी कॉज इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। डी ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज देन बिकम कॉन्स्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर यही है कि फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज एट द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता है टेम्परेचर में इजाफे से रिएक्शन का रेट बढ़ता है, लेकिन एक ख़ास हद तक जिसको आप ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, तो उसके बाद जो रिएक्शन का रेट है वो क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो एंजाइम एक्शन की रफ्तार पे असरअंदाज नहीं होता। एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर। तो आपने नाम याद सुने ही हैं तो आपके माइंड में आंसर आ गया होगा कि जो लाइट की जो इंटेंसिटी है ये फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो एंजाइम की जो रिएक्शन का जो रेट है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक इन नेचर एक्सेप्ट। वो कहता है इनमें से जितने भी हैं वो सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं एक के अलावा। कौन सा है, होलो एंजाइम है, एक्टिवेटर है, को एंजाइम है या प्रोथेटिक ग्रुप है। तो होलो एंजाइम, को एंजाइम, प्रोथेटिक ग्रुप, ये जो तीनों हैं ये क्या है, ऑर्गेनिक हैं। लेकिन एक्टिवेटर क्या है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट तो है ही लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ये हमने वो एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं जो कि एमडी कैट के पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद हम एमडी कैट के जो पास्ट पेपर हैं जो आए हुए हैं उनको हम क्या करते हैं, वीडियो के अगले पार्ट में उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। अस्सलामु अलैकुम।